हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनु एकेडमी कोचिंग क्लासेस पे। मनु एकेडमी JPR। तो दोस्तों देखिए, 10th क्लास का CBSE बोर्ड 10th का जो हिंदी का पेपर है वो हो गया है दोस्तों। और आई होप कि आपने सबने बहुत अच्छा पेपर किया होगा। तो इसकी कुछ आंसर की अपन मिला लेते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि आपने कितना क्या स्कोर किया है। क्लियर? चलो देखते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट है आपका क्वेश्चन है। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा इसको जूम तो खंड ए में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ग्रामर का, जो MCQs है उनको सॉल्व करते हैं पहले अपन। इसमें आया है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रशिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। तो देखिए, रशिया का जो शब्द है, एक्चुअल में इसमें जो आपका वो आएगा प्रत्यय जो यूज होगा, वो होगा दोस्तों ईया प्रत्यय है इसमें। क्योंकि देखिए रशिया जो है रस प्लस ईया शब्द से बना हुआ है, रस प्लस ईया। तो ये ईया जो है यहाँ पर प्रत्यय है दोस्तों, क्योंकि आई नो कि आप सब जानते हैं कि प्रत्यय क्या होता है। शब्द के पीछे लग करके नया शब्द बनाने वाले शब्दों को अपन प्रत्यय कहते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है आपका, तो इसका फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, राइट। सेकंड क्वेश्चन है, गुण स्वर संधि का सही उदाहरण है। तो देखिए, यहाँ पर एक है रमेश, एक है विद्यालय, मत एक के निरोग। तो निरोग तो आपको पता ही है कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। मत एक के मत प्लस एक के, ये आपका वृद्धि संधि का हो जाएगा। और विद्या प्लस आले दीर्घ संधि का है। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए, रमेश। रमा प्लस ईश क्या हो जाएगा दोस्तों? रमा प्लस ईश। तो ये हो जाएगा आपका रमेश, राइट। ओके। थर्ड क्वेश्चन है आपका, उत्साह कविता के कवि कौन है? तो इसके दोस्तों है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा है। तो देखिए दोस्तों, आपने अगर पढ़ा है अच्छे से तो मुझे नहीं लगता है कि पेपर हार्ड था, बहुत ईजी सा है। और इसमें आपसे पूछा गया है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा कौन सी है। तो इसकी हो जाएगी दोस्तों ऑप्शन डी, अवधि। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अवधि। ओके, ऑलराइट। फिर देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं अपन। हाँ, फिर है आपका क्वेश्चन, गोपियों के भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग्य व्यंग्य बाण छोड़े हैं। तो देखिए, इसमें जो आंसर आएगा वो आ गया उद्धव का। क्योंकि इसमें जो ना आंसर अपना क्या होगा? ऑप्शन ए, उद्धव। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, उद्धव। क्लियर? ओके। तो ऑप्शन ए है उद्धव। ओके। नेक्स्ट जो है आपका वो देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों अपना, नागार्जुन का जन्म हुआ था। तो दोस्तों देखिए, ये जो नागार्जुन जी थे ये अपने बिहार के थे, दरभंगा जिले के। तो इनका आंसर आपका ऑप्शन आ जाएगा ए, बिहार। क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, बिहार। फिर है, कैप्टन किसका नाम था? तो पाठ अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, लेसन अच्छे से किया हुआ है, तो आंसर होगा इसका ए, चश्मे वाला। सबको पता होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका, लखनवी अंदाज व्यंग्य के लेखक हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके हैं आपके लखनवी अंदाज के यशपाल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th वाला, बाल गोविंद भगत पाठ की विद्या है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो बात की गई है वो आपके उसका रेखा चित्र किया गया है। क्योंकि ना व्यंग्य है उसमें, ना कहानी है, ना निबंध है। वो उसके बारे में बताया गया है, उसका जो शारीरिक और उसका जो माप वो है उसके बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेखा चित्र। क्लियर? ओके।
फिर आता है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ये जूम कर लेता हूं एक बार मैं इसको, और रुक जा भाई। अरे ऊपर हो जाता हूँ। एक सेकंड, एक क्वेश्चन रह गया आपका। अरे यार, हाँ, फिर है आपका संस्कृति का परिणाम है। तो देखिए दोस्तों, संस्कृति पाठ से आपके ये आया है, अब संस्कृति सभ्यता अशिष्टता विभाजन। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभ्यता। क्या हो जाएगा दोस्तों? सभ्यता। इसका आंसर हो जाएगा आपका सभ्यता। क्लियर? ये ऑप्शन बी सभ्यता। फिर है हमारे समाज में नाक का प्रतीक है। तो देखिए नाक का मतलब क्या होता है? जैसे इसकी नाक हट गई, या इसका नॉर्मली बात भी करते हैं कि इसका बहुत बड़ा नाक है, इसका मतलब क्या होता है? सुंदरता का, संस्कृति का, इज्जत का, या समाज का? तो ऑब्वियसली क्या होगा दोस्तों? इज्जत का होगा। तो ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो दोस्तों देखिए इसका जो आंसर है यहाँ पर वैसे कुछ आ नहीं रहा है। जो ऑप्शंस हैं उसमें आपका मेला आंचल करके एक पहला जो उपन्यास है इसमें आंचलिक उपन्यास, उसका नाम जो है दोस्तों वो है मेला आंचल। यहाँ पे देखते हैं क्या मानते हैं इसका आंसर। क्लियर? ओके। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, हाँ, सेकंड क्वेश्चन जो आता है आपका, रेखा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें देखिए आपका जो हो जाएगा, बहुत ही इजी से आंसर्स हैं यहाँ पर। क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया है कि किसी भाव अवस्था गुण अथवा दशा के नाम को कहते हैं, कौन सी संज्ञा कहते हैं दोस्तों? ऑब्वियसली क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो तो हो जाएगा भाववाचक। ठीक है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। बहुत इजी है ये तो, एलकेजी यूकेजी या फर्स्ट थर्ड के बच्चे बता सकते हैं। उन्हें विशेषण कहते हैं दोस्तों। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा विशेषण। ठीक है? ओके। थर्ड क्वेश्चन है, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं दोस्तों, अकर्मक। क्योंकि क्रियाएं जो है, सॉरी, ये कर्मक टू टाइप्स की होती है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अकर्मक। ये हो जाएगा अकर्मक। ओके। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, वे डैश शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो ये कौन सा अव्यय होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसका देखते हैं दोस्तों क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे शब्दांश जो किसी शब्द के डैश में लगकर नए अर्थ का बोध करवाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो ये कौन से वो होते हैं दोस्तों? शब्दांश होते हैं। कहाँ पे लगते हैं प्रत्यय? हमेशा अंत में। देखो उपसर्ग सबसे पहले लगते हैं शब्दों के और नया शब्द बनाते हैं, और वैसे ही प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लग करके नया अर्थ प्रकट करते हैं या बोध करवाते हैं। तो उन्हें यहाँ पे आ जाएगा अंत। क्या आ जाएगा? अंत में। ओके। नेक्स्ट है आपका, हिंदी में उपसर्ग प्रकार के कितने प्रकार होते हैं? तो उपसर्ग के जो है कितने प्रकार होते हैं? उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं? 21 प्रकार के होते हैं। हिंदी में जो है 21 प्रकार के उपसर्ग होते हैं दोस्तों। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के आगे लगकर उसका
अर्थ चेंज कर देते हैं या नया शब्द बनाते हैं, उन्हें कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी 22 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये 21 नहीं 22 प्रकार के होते हैं, इट्स माय फॉल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 प्रकार के। क्लियर? ओके दोस्तों, इसके बाद में देखिए आपके गद्यांश आया है। गद्यांश को पढ़ करके आप किसके आंसर्स देने थे, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है और इसके आंसर्स भी करते हैं अपन। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है, एक सेकंड इसको जूम करने दो थोड़ा। हाँ तो दोस्तों जो आपका नेक्स्ट है गद्यांश जो है उसको देखते हैं क्या है उसके अंदर। गद्यांश में आपसे पढ़ करके इसके आंसर्स देने हैं। तो लिखा हो कि वर्तमान में राष्ट्र को शारीरिक दृष्टि से मजबूत, निर्भय तथा ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो अपने आप में अपनी शक्ति में विश्वास करते हों। विवेकानंद की दृष्टि से नास्तिक वह है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। भारत के राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा को अपनाकर गरीबों, भूखों और पीड़ितों की सेवा में अपने को अर्पित करना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। राष्ट्रभक्ति कोरी भावना नहीं है, उसका आधार विवेक और प्रेम, उस जिसकी अभिव्यक्ति विवेकपूर्ण कार्य करते हुए बाहरी भेदभाव को भूलकर हर एक मनुष्य से प्रेम करने में देखी जा सकती है। विवेकानंद के उपदेश का ध्येय वाक्य है, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये 6 नंबर का आपका जो गद्यांश है और इसमें आपसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन जो है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो देखिए इसमें जो बात की गई है इस गद्यांश में वो किस चीज की बात की जा रही है यहाँ पर। एक तो यहाँ पर आपको राष्ट्रीय भावना के प्रति, दूसरा आपको स्वविवेक और जीवन में कुछ कर गुजरने का की बात की जा रही है। तो आई होप कि इसमें आप जो है इसका जो शीर्षक है वो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि
हेलो दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा काम आ गया था बीच में। तो दोस्तों देखिए, इसका जो गद्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा वो हो जाएगा नवयुवकों की शक्ति, या नवयुवकों को उचित मार्ग प्रदान करना। कुछ भी ऐसा कर सकते हो आप, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, वर्तमान में कैसे युवाओं की आवश्यकता है। तो इसका आंसर तो आप यहाँ से बता ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि वर्तमान में राष्ट्र को अ, शारीरिक दृष्टि से मजबूत, निर्भय युवकों की आवश्यकता है। क्लियर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर, वो है कि वर्तमान में राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि राष्ट्र की सबसे बड़ी जो सेवा है वो क्या है दोस्तों, कि अपने आप को भारत के राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा को अपनाकर गरीबों, क्या है दोस्तों, गरीबों, ये हो जाएगा यहाँ से कि आदर्श त्याग और सेवा को अपनाकर गरीबों, भूखों और पीड़ितों की सेवा में अपने को अर्पित करना ही राष्ट्र की सच्ची सेवा है और सबसे बड़ी सेवा है दोस्तों। क्लियर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो है कि विवेकानंद के उपदेश का ध्येय वाक्य क्या है। तो उनका है, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा हुआ है ये ध्येय वाक्य इनका। क्लियर। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड दोस्तों, ये थोड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि राष्ट्रभक्ति की भावना का आधार किसे माना गया है। राष्ट्रभक्ति का आधार किसे माना गया है। तो दोस्तों इसके लिए क्या आ जाएगा आपका, आधार किसको माना गया है यहाँ पर, राष्ट्रभक्ति की भावना का आधार किसे माना गया है। राष्ट्रभक्ति की भावना का आधार किसे माना गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन, लिखा हुआ है कि बाहरी भेदभाव को भूलकर हर एक मनुष्य से प्रेम करने में देखा जा सकता है। ये हो जाएगा दोस्तों इसका। राष्ट्रभक्ति कोई भावना नहीं है, उसका आधार विवेक और प्रेम है। तो यहाँ पे जो इसका आधार माना गया है वो विवेक और प्रेम को माना गया है दोस्तों। राइट। यहाँ पे क्या है, विवेक और प्रेम को माना गया है। क्लियर दोस्तों। ओके। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मनुष्य के ये आधार विवेक और प्रेम है। ओके। नेक्स्ट है, आस्तिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश में छांटकर लिखिए। आस्तिक और दूसरा इसका ऑपोजिट जो है वो हो जाएगा नास्तिक। क्लियर। ओके। फिर दोस्तों चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये हो जाएगा, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक आपका पद्यांश आया है और अपठित पद्यांश के आंसर्स अपने को देने हैं। तो पूछ रहा है कि पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो यहाँ पर जो होगा इसका शीर्षक जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मानव को उसके कर्तव्यों के प्रति और उसे कुछ करते रहने के लिए बात की गई है कि मेहनत करते रहना चाहिए, अंतिम उसको सफलता जरूर मिल जाती है। तो आप इसका ये भी कर सकते हैं कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। ठीक है।
फिर आपको सेकंड क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि आदमी के मग में कौन नहीं टिक सकता। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कौन नहीं टिक सकता, विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। विघ्न का क्या मतलब है, यहाँ पे रुकावटें, ऐसी समस्याएं, उनकी बात की जा रही है। तो ऐसा कोई विघ्न नहीं है, ऐसी कोई रुकावट नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो इंसान उसका सोल्यूशन नहीं कर सकता। वह सब कुछ कर सकता है अगर वो चाहे, अडिग रहे अपने रास्ते पर अपनी मेहनत को लेकर के। तो ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पत्थर कब पानी बन जाता है। पत्थर जब पानी बनता है दोस्तों, जब मानव अपने पूरे जोर से किसी काम को करने में लग जाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। क्लियर, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, रोशनी किसे नहीं मिलती। तो रोशनी उसे नहीं मिलती जो बत्ती ही नहीं जलाता। आई मीन जो अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपको उसका फल कहाँ से मिलेगा। जैसे इस एग्जाम के लिए आपने जितनी मेहनत करी है उसके हिसाब से आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, है कि नहीं। तो वैसे ही जितनी मेहनत आप करोगे, अगर उठकर आप बत्ती नहीं जला सकते, दिया नहीं जला सकते, तो फिर रोशनी कहाँ से मिलेगी आपको। जलाना तो खुद को ही पड़ेगा दोस्तों। ऐसा तो है नहीं कि स्वयं जल जाए वो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ये देखो यहाँ पे लिखा, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। यानी कि अगर मेहनत करने में बिल्कुल नहीं घबराता है, खम ठोक कर, यानी कि अगर वह पूरे तन मन धन से लग जाता है किसी काम को उठाने में, करने में, तो उस नर के आगे पर्वत के पांव भी उखड़ जाते हैं। ठीक है ना। जैसे आपने द मांझी माउंटेन मूवी देखी होगी दोस्तों, उसमें ये चीज़ दिखाई गई है कि एक आदमी अकेला जो है वो पूरे पहाड़ को चीर देता है, बीच में से काट देता है रास्ता बनाने के लिए, है कि नहीं। उसमें ये चीज़ डायलॉग भी है एक कि जब तक अ, तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वो जो डिटर्मिनेशन है ना दोस्तों, वो जब तक आप में करने की जो भावना है वो नहीं आती, जब तक बड़ा कठिन काम होता है। लेकिन जिस दिन आप में ये भावना आ जाती है ना दोस्तों, तो फिर कोई भी चीज़ आपके सामने टिक नहीं पाती, चाहे वो पर्वत हो चाहे पहाड़ हो। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें वो पूछा गया है कि मेहंदी के बीच क्या छिपा है। तो मेहंदी के बीच क्या छिपा है दोस्तों, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। मेहंदी का जो रंग है दोस्तों, जब हम लगाते हैं उसको, सूखी जब रहती है तब तो उसका कलर जो है कैसा, ब्राउन, ऐसे ग्रीन ग्रीन सा रहता है दोस्तों। लेकिन जब रचती है वो हाथों में लगने के बाद तो उसका कलर बिल्कुल लाली समान एकदम लाल हो जाता है। बस वही बात यहाँ पे की गई है कि मेहंदी का जो रंग है वो लाल होता है, उसमें लालिमा छिपी रहती है। क्लियर, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन। तो उसमें खंड ब में आपको बताया गया है, इनके क्वेश्चन आंसर्स आए हैं दोस्तों। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो ये आप बता ही सकते हो। आई होप कि आपने अच्छी प्रिपरेशन की है, तो नॉट अ बिग डील कि आप ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। हलदार साहब ने जब नेताजी की मूर्ति को पहली बार देखा तो उनकी दृष्टि में क्या खटकती थी। ओके। फिर छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि ने के मन में क्या भाव उमड़ते हैं। ये दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर समझाइए। दंतुरित मुस्कान ये वो वाली कविता है दोस्तों जिसमें वो बच्चे के दांत नहीं होते हैं, वो अपने पिताजी से मिलता है तो पिताजी उसकी मुस्कान को देख करके, है कि नहीं। उत्साह कविता का मूल भाव लिखिए। तो उत्साह कविता में क्या बताया गया है दोस्तों कि आप नवयुवकों के लिए है वो कविता, कि सबको जो है उत्साह से काम करना चाहिए। जैसे बादल जो है उस उत्साह से आकर के उमड़ते घुमड़ते हैं, वैसे ही उसी उत्साह के साथ में आपको काम में लगे रहना चाहिए। काम निश्चित सफलता मिलेगी आपको। गैंगटॉक शहर को देख कर लेखिका को क्या अनुभूति हुई, ये गैंगटॉक वाला क्वेश्चन भी आप इजी कर लोगे। फिर है सांप निकलने पर पानी फेंकते बच्चों की क्या प्रतिक्रिया हुई, माता का आंचल, पाठ के आधार पर समझाइए। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो नमक मिर्च लगाना दोस्तों क्या होता है, किसी की चापलूसी करना, किसी को भिड़ा देना, यानी कि
कोई बात अगर छोटी हो लेकिन उसको आप बढ़ा चढ़ाकर किसी से बताते हैं तो उसमें नमक मिर्च लगाना होता है। जैसे कि छोटी सी बात थी, आपने दो दोस्तों में, और आपने जाकर के उनमें नमक मिर्च लगा करके कुछ और बातें बता दी, तो उनमें दोनों में कलह हो गई, लड़ाई हो गई। वो होता है नमक मिर्च लगाना। किसी छोटी सी बात को अपने ढंग से प्रस्तुत करना और बढ़ा चढ़ा करके, वो होता है दोस्तों नमक मिर्च लगाना। तो जैसे राम और श्याम के बीच में छोटी सी बात को लेकर उनके दोस्तों ने नमक मिर्च लगाकर एक दूसरे को भड़का दिया और लड़ाई करवा दी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है दोस्तों, पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह ये जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। आगे के आविष्कार में क्या प्रेरणा रही होगी। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आग के आविष्कार में क्या प्रेरणा रही होगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, ज्वाला जो है उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कदाचित पेट की ज्वाला ही प्रेरणा एक कारण रही होगी, तो पेट की ज्वाला आ जाएगा इसका। फिर शरीर को सजाने की प्रवृत्ति किसके आविष्कार का कारण बनी। तो शरीर को सजाने की प्रवृत्ति जो है वो किसका आविष्कार, शायद शीतोष्ण से बचने के लिए। क्या, शीतोष्ण यानी कि सर्दियों से बचने के लिए जिस ये शायद शीतोष्ण से बचने के लिए शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा होगा। खुले आकाश के नीचे सोए व्यक्ति को नींद क्यों नहीं आती है। तो वो इसलिए नहीं आती है दोस्तों क्योंकि वह पूरी रात जागते हुए तारों को देखता रहता है और तारों को देखते देखते उसे नींद नहीं आती है, क्योंकि उसके मन में, उसके दिमाग में एक बात चलती है। वो इस चीज़ को लेकर परेशान होता है कि ये मोतियों से भरा थाल क्या है, आसमान में इतने सारे तारे कैसे टिमटिमा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है। वो सारी बातें उसको व्याकुल करती, इसलिए शायद वो नहीं सो पाता है। वास्तव में संस्कृत मानव क्या नहीं कर सकता। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि संस्कृत मानव जो है वो निठल्ला नहीं बैठ सकता। क्या नहीं कर सकता, निठल्ला नहीं बैठ सकता, घर पे बैठ कर के टाइम पास नहीं कर सकता, वह अपने काम को करने में व्यस्त रहता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इसमें ही एक और आया, अथवा दोनों में से एक करना था आपको। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़, मुख्य बाजार का चौराहा जो था, पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। तो हड़ताल का आह्वान किस किस सिलसिले में किया गया था। तो ये मुकदमे का, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था, इसलिए ये हड़ताल का आह्वान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हड़ताल नहीं कर रहे थे उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया थी। तो उनके प्रति जो प्रतिक्रिया हो रही थी दोस्तों, उसमें क्या है कि छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था, है ना, और सभी को आह्वान किया गया था और मिलकर के भाषणबाजी की जा रही थी। शाम को विद्यार्थी वर्ग कहाँ इकट्ठा हुआ था। तो विद्यार्थी वर्ग, अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ या मुख्य बाजार के चौराहे पर इकट्ठा हुआ करता था। विद्यार्थियों के इकट्ठा होने के बाद क्या हुआ, भाषणबाजी हुई, वहाँ पे भाषणबाजी हुई, और ऐसे हो जाएगा आंसर दोस्तों। फिर जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह लगा तगाते, नाहीन मन अनुरागी, पूर्ण
नी पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। गोपियों ने किसे बड़भागी कहा है? उद्धव को कहा है। उसे बड़भागी क्यों कहा गया है? क्योंकि वह क्या कर रहा है? उद्धव जो है उसको बड़भागी कहा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन एक पहले भी आया हुआ है इसमें। फिर आपको कहा गया उसको क्यों कहा गया है, उसे बड़भागी क्यों कहा गया है? क्योंकि वह अपरस के बिना स्नेह लगा रखा था, इसीलिए उनको बड़भागी कहा है। फिर है पुर इनिपात से क्या अभिप्राय है? पुर इनिपात से क्या अभिप्राय है? ओके, नेक्स्ट है तेल की गागरी पानी में डूबने पर क्या होता है? बूंद ने ताको लागी। जो लिखा हुआ है यहाँ पे, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद ने ताको लागी, यानी कि उसमें एक बूंद भी पानी की नहीं लगती है फिर भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, मधुप गुन गुना कर कह जाता, कौन कहानी ये अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। मधुप गुन गुना कर क्या कह रहा है? मधुप जो भंवरा होता है उसके लिए कहा गया है कि वह अपनी कहानी बता रहा है और अपनी कहानी के थ्रू कुछ चीजें बताना चाह रहा है। तो मधुप जो है गुनगुनाकर अपनी कहानी कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियां क्यों गिर रही है? तो पत्तियां मुरझा गई है इसलिए वह गिर रही है। अनंत नीलिमा में क्या छिपा है? गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास छुपे हुए हैं दोस्तों। फिर है व्यंग्य मलिन उपहास से क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे व्यंग्य मलिन उपहास का मतलब क्या है कि ये जो व्यंग्य किया जा रहा है या जो बात बताई जा रही है वह एक बहुत ही मलिन है। मलिन मतलब गंदा सा, उपहास है, उपहास मतलब मजाक सा है जिसका कोई सेंस नहीं है, उचित चीज नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हलदार हालदार साहब भावुक है, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। क्यों? इस पे क्या लिखना है आपको? हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर सीमा 50 से 60 में। तो आप सब ने तैयारी की हुई थी, तुम तो आंसर कर ही सकते हो आप। लखनवी अंदाज व्यंग्य के लेखक ने किस वर्ग पर कटाक्ष किया है? दोनों में से एक क्वेश्चन करना था 50-60 वर्ड में। फिर आता है आपका, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करी करई तराई। पंक्ति के आधार पर बताइए परशुराम ने राम के किस कार्य को शत्रु कार्य के समान बताया है? ओके, फिर है आपका, अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उचित कविता अट नहीं रही है में वर्णित फागुन की मादकता का वर्णन किया गया है। फागुन की मादकता का वर्णन किया गया है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 16, तुलसी जी के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के बारे में लिखिए। तो ये तो आपने कभी परिचय में पढ़ा ही होगा। यशपाल के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व के बारे में लिखिए। दोनों में से एक क्वेश्चन करना था, 4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 60 शब्दों में। बढ़ता ध्वनि का प्रदूषण, ये कौन सा आ गया बीच में? एक सेकंड दोस्तों। हाँ, ये था दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए कि इस मणि ने ऐसा क्यों कहा गया होगा। अथवा है, एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। अज्ञे ने हिरोशिमा में तत्काल कुछ न लिखकर भारत लौटने की पर ही कविता क्यों लिखी? क्योंकि उनको बाद में उस चीज़ का रियलाइज़ हुआ। उन्होंने जब जा कर के वहाँ ये सब चीज़ें देखी, तो उसके आधार पर आप इसका आंसर कर सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर निम्नलिखित विषयों से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखना है दोस्तों, जो कि
हाँ, तो यहाँ पर है आपकी कन्या भ्रूण हत्या, सामाजिक अभिशाप, ठीक है। और दूसरा है इसमें, ये जो आपको गिवन है, इन विषयों को लेते हुए इनको निबंध लिखना है। प्रस्तावना, कन्या कन्या भ्रूण हत्या के कारण, कन्या भ्रूण हत्या के दुष्परिणाम, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के उपाय और उपसंहार। ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल की उपयोगिता के बारे में है, तो दोनों ही इजी से हैं, आप लिख सकते हो इन पे, ठीक है। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट जो है, ये वाला था, हाँ, बढ़ती ध्वनि प्रदूषण। फिर है मेरे जीवन का अविस्मरणीय घटना। तो चारों चीज़ बहुत ईजी सी हैं, किसी एक पर निबंध लिखना था आपको, ओके। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 19। स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाहरपुरा का छात्र राहुल मानकर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से विद्यालय में पुस्तकालय सप्ताह मनाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है दोस्तों। या फिर आप एक पत्र भी लिख सकते थे, स्वयं को रामगढ़ निवासी अर्जुन मानते हुए अपने मित्र राकेश के जीवन के में अनुशासन का महत्व बताते हुए पत्र लिखना था, ओके। फिर है क्वेश्चन नंबर 20। महिला उद्यमिता केंद्र पर द्वारा बनाए गए अचार व पापड़ की बिक्री हेतु एक विज्ञापन बनाना है दोस्तों, अचार और पापड़ का विज्ञापन। और या फिर इसमें आप कर सकते हो, विद्यालय में छात्रों द्वारा अनुपयोगी वस्तुओं से निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी देखने के लिए विज्ञापन लिखिए। तो दोनों में से एक क्वेश्चन आपको ये करना था, विज्ञापन बनाना था, ठीक है। ओके दोस्तों, तो आई होप कि क्वेश्चन आंसर्स आपने सबने अच्छे से किए होंगे, और जितनी मेरी कोशिश रही है दोस्तों, मैंने पेपर सोल्व करवा दिया है आपको। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, एज सुन एज पॉसिबल हम आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व करेंगे, और हमसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, और बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट पेपर के लिए। नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन सबसे पहले हमारे पास हमारे चैनल पर पाएँ। चलो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके।